हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है, यानी कि मनुष्य भोजन कैसे ग्रहण करता है, उसको किस प्रकार से पचाता है। यानी कि हम मनुष्य का आज पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और तो इसको देखते हैं। देखिए, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। यानी कि मुंह से लेकर के गुदा तक एक विस्तृत लंबी नली है। यानी कि फैली हुई एक लंबी नली का कार्य क्या है, मनुष्य के अंदर आहार नाल होती है। ठीक है ना। तो इसको अभी हम एक डायग्राम के अंदर भी देखेंगे। ठीक है ना, कि डायग्राम में किस प्रकार से ये दिखाई देती है। आहार नाल का हम क्या देखने वाले हैं, डायग्राम देखने वाले हैं। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं, जब ये हमारे शरीर में जाता है तो फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है ना। जो हम भोजन लेते हैं उसको क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है ना। और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है और फिर इसका रस निकाला जाता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ इस प्रकरण की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। ओके। तो देखिए, ये डायग्राम है अपने पाचन तंत्र का, कि मनुष्य में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। ये मानव पाचन तंत्र क्या है, डायग्राम है। तो आप पहले डायग्राम देख लीजिए, ठीक है ना। और डायग्राम देखिए, ये माउथ है ना, यानी मुख है, जिसको हम मुख गुहा कह सकते हैं। मुख के अंदर क्या होती है, ये जीभ है, ठीक है ना, जीवा जिसको बोल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे टीथ भी होते हैं, दांत भी होते हैं। और फिर ये जो लंबी नली दिख रही है इसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसिका। और ये जो ऊपर इस प्रकार का पट्ट दिख रहा है आपको, ये है डायफ्राम, ठीक है ना। ये डायफ्राम तो वैसे सांस लेने में हेल्प करता है, सांस लेने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इस डायफ्राम का तो अपने इस पाचन तंत्र से संबंध नहीं है, लेकिन सांस लेने से संबंधित है। ये पसलियों के जस्ट नीचे होता है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, आमाशय। यानी कि भोजन मुख से होते हुए इस ग्रसिका से होते हुए कहाँ आ जाता है, इस आमाशय में आ जाता है, ठीक है ना। और आमाशय के बाद में भोजन जाता है इस छोटी आंत में। किसमें जाता है, इस छोटी आंत में, जो बीच के अंदर ये इस प्रकार की छोटी नली दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं छोटी आंत। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इसको हिंदी में क्षुद्रांत्र क्या लिखा हुआ है, क्षुद्रांत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस। और क्षुद्रांत्र के बाद में, यानी इस छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है इस बड़ी आंत में। जो ये मोटी नली दिखाई दे रही है, इस मोटी नली के अंदर आ जाता है भोजन। इसको कहते हैं बड़ी आंत, या फिर इसको बोलते हैं वृहदांत्र या कोलन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में जो भोजन है वो पूरा पच जाता है और कुछ अपशिष्ट भोजन बचता है, अपचित भोजन बचता है, जो इस गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए, इसके अंदर ये परिशेषिका क्या है, ये परिशेषिका क्या है, एक अवशेषी अंग है जिसका अभी कोई वर्क नहीं है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपेंडिक्स कहते हैं। ऐसे ही ये जो अग्नाशय है, ये क्या है, एक ग्रंथि है, यानी ग्लैंड है, ठीक है ना। और इससे एक रस बनता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ऐसे ये जो लीवर है, यानी यकृत, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इतनी सारी बड़ी, ये क्या है, लीवर है, ठीक है ना। और ये लीवर भी क्या करता है, एक रस बनाता है, ठीक है ना, जो भोजन के पाचन में सहायक है। ये पित्त नली क्या है, पित्त रस को इस यकृत में पित्त रस बनता है और वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, इसका नाम है पित्ताशय, ठीक है ना। पित्ताशय में क्या हो जाता है, पित्त रस का भंडारण होता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। और फिर यहाँ से जो स्टोर होता है वो पित्त रस, वो यहाँ से निकल कर इस नली से होते हुए कहाँ मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे, ग्रहणी के अंदर, यानी कि छोटी आंत के अंदर आ जाता है। तो इसको कहते हैं पित्त नली। ओके। तो इस प्रकार का अपना पाचन तंत्र होता है। अब इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, इसका जो लिखित में है वो पढ़ते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। यानी कि जो भी हम कुछ खाते हैं सब कुछ कहाँ जाता है, मुख से होते हुए इस भोजन नली में जाता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। यानी कि भोजन को हम माउथ, यानी कि माउथ के अंदर, मुख के अंदर दांतों की वजह से चबाते हैं और फिर पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर भी और बारीक बारीक इसके कण हो जाते हैं और रस बन जाता है, ठीक है ना। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार नाल का आस्तर बहुत कोमल होता है।
यानी कि अपनी जो आहार नाल होती है उसका आस्तर का मतलब अंदर की जो परत होती है वो बहुत ही क्या होती है, कोमल होती है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ना। और गीला करने के लिए क्या होती है, अपने मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, लार होती हैं, और वो लार क्या करती हैं, उस भोजन को एकदम गीला और लचीला बना देती हैं ताकि मार्ग आसान हो जाए और वो जो ग्रास है भोजन का वो आसानी से निगला जा सके, इसलिए क्या हो जाता है, वो लचीला बना दिया जाता है लार के द्वारा। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुख में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। तो लाला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार रस कहते हैं, ठीक है ना, या लार कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको सलाइवा कहते हैं, ठीक है ना। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं ना वो क्या है कि जटिल होता है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको फिर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो उसकी जटिल संरचना होती है भोजन की। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे 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 अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक कहते हैं एंजाइम को, ठीक है ना। तो जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, और ये लार एमाइलेज क्या करता है, मंड कहते हैं स्टार्च को ही, ठीक है ना। स्टार्च क्या होता है, पेड़ पौधों से जो हम भोजन लेते हैं ना उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, यानी मंड होता है। और उसको क्योंकि वो बड़ा अणु होता है तो उसको छोटे छोटे अणुओं में कौन तोड़ देता है, ये वाला एंजाइम तोड़ देता है जो अपनी लार में होता है एमाइलेज, ठीक है ना, या एमिलेज। ये इसको छोटे अणुओं में तोड़ देता है, यानी कि सरल शर्करा में तोड़ देता है। शर्करा को इंग्लिश में ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल ग्लूकोज में ये तोड़ देगा। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती हैं, और ये क्या करती हैं, अपनी जो जीभ होती है जिसको हम जीवा कह रहे हैं, ठीक है ना, टंग, वो क्या करती हैं, भोजन को लार के साथ में पूरी तरह से मिला देती हैं। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमांकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है, यानी कि भोजन ऊपर से लेकर के नीचे तक किस गति से जाएगा, क्रमांकुंचन गति से। यानी कि जैसे भोजन ऊपर से आया और नीचे तक यहाँ तक जा रहा है तो वो किस गति से जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, क्रमांकुंचन गति। कौन सी गति होती है, क्रमांकुंचन गति होती है, इसकी वजह से जाता है। मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि मुख में भोजन आएगा, मुख के बाद में ग्रसिका जिसको हम इंग्लिश में ईसोफेगस कह रहे हैं उसके द्वारा ले जाया जाएगा। आमाशय में एक वृहद अंग है, यानी आमाशय एक क्या है, वृहद अंग यानी बड़ा अंग जो भोजन के आने पर फैल जाता है, ठीक है ना। और आमाशय कौन सा है, ये वाला क्या होता है, भोजन के आने पर फैल जाता है, ये बड़ा अंग है, ठीक है ना। और आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती हैं, यानी कि इसमें अन्य जो पाचक रस होते हैं वो भोजन में मिल जाते हैं। और इस आमाशय के अंदर क्या होता है, एक अम्ल होता है, ठीक है ना, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है, यानी कि आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रवण करते हैं, यानी कि देखिए आमाशय के अंदर क्या क्या बनता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम बनता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए इसके अंदर बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्त्रवण करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, यानी कि अम्ल होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्लीय माध्यम हो जाएगा, यानी कि ये आमाशय के अंदर खट्टा सा मीडियम हो जाएगा जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, यानी कि जो अम्लीय माध्यम बनेगा वो क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करेगा और पेप्सिन एंजाइम फिर अपना काम कर देगा, प्रोटीन को पचाने का काम कर देगा। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है, अच्छा ये अम्ल और कौन सा कार्य करेगा, मान लो अपने भोजन के साथ में कुछ बैक्टीरिया चले गए तो उन बैक्टीरिया को, उन जीवाणु को भी ये नष्ट कर देगा, पचा देगा, है ना, मार देगा। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, और सामान्य परिस्थितियों में जो मतलब अब बताइए ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
इससे अपना जो आमाशय होता है उसकी जो अंदर की परत होती है वो कटती क्यों नहीं है, वो गलती क्यों नहीं है इस अम्ल की वजह से, उसमें छेद क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस आंतरिक परत में क्या होता है, श्लेष्मा होता है ना, और श्लेष्मा क्या होता है, ये चिकना पदार्थ होता है जिसकी वजह से आमाशय की आंतरिक परत कटती नहीं है और उसकी सुरक्षा हो जाती है ना, रक्षा हो जाती है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है ना, बहुत बार हमने सुना है कि भाई एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी जिसको हम हिंदी में अम्लता कहते हैं, तो ये होती क्या है, इसका मीनिंग होता है कि भाई पेट के अंदर, आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? बिल्कुल इसी से तो है, क्योंकि अपने पेट के अंदर जब अम्ल बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं एसिडिटी या अम्लता। और ये कब होती हैं? ये कब होती हैं, जब हम भोजन के अंदर क्या होता है, अम्ल ज्यादा ले रहे होते हैं ना, कुछ खट्टे पदार्थ ज्यादा खा लो, तो पहले से हमारे पेट के अंदर खट्टा अम्ल बन रहा है और फिर हम बाहर से भी खट्टे पदार्थ खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो सकती है, ठीक है ना। आमाशय से भोजन तब अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। आमाशय के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, अब क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र किसे कहते हैं, छोटी आंत को, ठीक है ना, जो कि पतली होती है लेकिन लंबी नली होती है, ठीक है ना, पतली और लंबी नली होती है, ये क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, इसके अंदर भोजन चला जाता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, और यहाँ पर क्या लगी रहती है, एक अवरोधनी पेशी लगी रहती है, और अवरोधनी पेशी क्या काम करती है कि भोजन को नीचे की ओर आने देती है, वापस ऊपर नहीं जाने देगी, है ना। तो मतलब आमाशय से भोजन इसमें आएगा, इससे वापस ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये अवरोधनी क्या काम करेगी, भोजन को ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में आने देती है, और नीचे से ऊपर भोजन को नहीं जाने देगी, है ना, नीचे से ऊपर वापस नहीं जाने देगी, भोजन को कहाँ आने देगी, ऊपर से नीचे की ओर आने देगी। और यानी कि ये किसका काम होता है, अवरोधनी का काम होता है, ठीक है ना, अवरोधनी पेशी ये काम करती है। क्षुद्रांत्र आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है ना, जो छोटी आंत है वो आहार नल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होते हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ही कुंडलित होती है, यानी कि घुमावदार, घूमी हुई होती है ये, ठीक है ना। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, यानी कि इसकी लंबाई अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। छोटी आंत की लंबाई, घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है, यानी जो घास खाते हैं जानवर, उनकी जो छोटी आंत होती है वो ज्यादा लंबी होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र छोटी होती है, और जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी जो क्षुद्रांत्र होती है, छोटी आंत होती है, वो क्या होती है, लंबाई में कम होती हैं। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, यानी कि देखिए अगर सबसे ज्यादा पाचन होता है तो वो कहाँ पे होता है, क्षुद्रांत्र में, यानी कि छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में देखिए इसका पाचन होता है किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। श्रवण का मतलब होता है रस प्राप्त करती है, ठीक है ना, किस किस से, यकृत से और अग्नाशय से, ठीक है ना। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, क्योंकि आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है ना। और अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय बनाया जाता है, यानी कि इसके अंदर तो पहले अम्ल बन रहा है तो ये अम्लीय माध्यम है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि से जो आ रहे हैं एंजाइम, उनके लिए क्या चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए, अम्लीय माध्यम नहीं चाहिए। तो अब इसको क्षारीय कैसे बनाया जाएगा, तो इसको क्षारीय बनाने के लिए, यानी कि इसका खट्टापन समाप्त करने के लिए क्या होता है, यकृत से जो बन के आएगा रस, वो इसके अंदर मिलाना होता है। तो यकृत से जो स्रावित रस होता है ना, ये पित्त रस, ये पित्त रस क्या काम करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है उसको, ठीक है ना। तो यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यानी कि वसा पर क्रिया करने के लिए जरूरी है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, यानी कि छोटी आंत में जो वसा होती है, वसा कहते हैं फैट को, ठीक है ना, वसा किसको कहते हैं, फैट को, यानी चिकनाई को। तो वो जो चिकनाई होती है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, यानी कि बड़ी रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो उस बड़ी वसा पे मतलब एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, उनको पित्त लवण जो यकृत में बन रहे हैं छोटी गोलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, यानी कि पित्त लवण क्या करेंगे, जो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं उनको तोड़ करके
छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट देंगे, जिससे एंजाइम उस पर काम कर सकें और उनको और छोटी गोलिकाओं में तोड़ सके, पचा सके। यह साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह है, यानी कि ये जो चिकनाई है, वसा है ना, इसको किस प्रकार से पचाया जाता है, तो साबुन से जो मेल अलग होता है, तो वहां पे एक प्रोसेस होती है इमल्सीकरण, ठीक है ना। तो ये इमल्सीकरण की प्रोसेस की जैसे होता है, ठीक है ना, जिसके विषय में हम अध्ययन 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये इमल्सीकरण क्या होता है, ये साबुन के अंदर की प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इमल्सीकरण होता है, यानी चिकनाई के अणु टूटेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल से तो अध्याय 4 में पढ़ चुके थे। अग्नाशयी रस का स्रवण करता है, यानी अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है ना। और अग्नाशयी रस भी आकर के कहाँ मिल जाता है, छोटी आंत में मिल जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। यानी कि अग्नाशयी रस में देखिए, एक तो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एक होता है लाइपेज एंजाइम जो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन कमल करता है। और कौन सी वसा का, इमल्सीकृत वसा का। इमल्सीकृत वसा करने का मतलब छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट गई जो वसा, उसको बोलते हैं इमल्सीकृत वसा, है ना। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, यानी कि छोटी आंत भी कुछ रस निकालती हैं, और उसको रस को बोलते हैं हम आंत्र रस, ठीक है ना। तो ये आंत्र रस छोटी आंत में ही बनता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि ये जो आंत्र रस, यानी कि आंत से जो निकला हुआ रस है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, और वो सभी मिलकर के इस प्रकार से क्या कर देंगे, भोजन का पाचन कर देंगे, और क्या क्या बना देंगे, देखिए इस प्रकार से ये बना देते हैं क्या, कि मतलब जो प्रोटीन है उसको तो अमीनो अम्ल बन जाएंगे, जटिल जो कार्बोहाइड्रेट था उसका ग्लूकोज बन जाएगा, है ना, और वसा का क्या बन जाएगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो ये पाचक मतलब अच्छे पदार्थ बन गए, छोटे पदार्थ बन गए बड़े पदार्थों से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन, जो सबसे ज्यादा पाचन होता है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है, यानी क्षुद्रांत्र में होता है। नेक्स्ट है इसमें कि पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है, यानी कि किस क्या अवशोषित कर लेती है, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक जो अस्तर होता है, वो क्या कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशेषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और ये क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी कि अवशोषण करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। ओके, तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं, यानी भोजन का जो ग्लूकोज बना ना, उस ग्लूकोज वाले रस को अवशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अवशोषित करने का मतलब है कि उसको आमाशय से या अपनी छोटी आंत से अवशोषित करके कहाँ भेज देंगे, अपने ब्लड में भेज देंगे, यानी कि खून के अंदर अपने रक्त में भेज देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायतता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यानी कि दीर्घ रोम से ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ चला जाएगा, अपने खून के अंदर चला जाएगा, और खून से फिर कहाँ चला जाएगा, शरीर की प्रत्येक कोशिका में, यानी कि पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है, यानी कि अब देखिए छोटी आंत से भोजन जो बिना पचा हुआ रह जाता है वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। और बड़ी आंत में क्या होता है, वृद्धांत्र में क्या होता है, इस अपचित भोजन में से जल और कुछ जो पदार्थ होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है लास्ट में उसको गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि गुदा के पास में भी क्या होती है, कि गुदा बहिक्षेपण अवरोधिनी होती है, वो अवरोधिनी इसको कंट्रोल करती हैं। और जब हमारे को इसको मल भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, इन वर्ज्य पदार्थों को क्या कहते हैं, मल कहते हैं। तो इस मल को मल त्याग की इच्छा द्वारा फिर त्याग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब भोजन का पाचन होता है, और अपशिष्ट जो भोजन बचता है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से अपना जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो श्वसन तंत्र है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।
थैंक यू। अच्छा, अपने पाचन तंत्र से संबंधित ही एक छोटी सी बात दे रखी है यहाँ पे, दंत क्षरण है ना। दंत क्षरण का मतलब क्या होता है कि मतलब दांत कैसे गिरते हैं, ठीक है ना, दांतों का गिरना। तो दांत कब गिरते हैं? दांत तब गिरते हैं जब हम मंजन नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं करेंगे, तो दांतों के अंदर क्या रह जाएंगे, भोजन के कण रह जाएंगे, और जिससे क्या होने लग जाएगा, वो कमजोर होने लग जाएंगे, उनमें गड्ढे होने लग जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ये गिरने लग जाएंगे, तो इसलिए दांतों की सफाई करनी चाहिए। तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं कि दंत अक्षण या दंत क्षय इनेमल, इनेमल कहते हैं अपने दांतों के ऊपर की जो सफेद चमकीली परत होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं। तथा डेंटिन, इसी को डेंटिन कहते हैं, कि सने सने यानी कि धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। मृदुकरण का मतलब ये मतलब कमजोर होने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर जब ये कमजोर हो जाएगा, ऊपर वाली परत कमजोर हो जाएगी, दांतों का इनेमल कमजोर हो जाएगा, तो ये गिरने लग जाएंगे। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। और ये जो दांत कमजोर होते हैं, इसका कारण क्या है कि भाई जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है और फिर क्या बनता है, एक प्रकार का अम्ल बनता है। तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है, यानी कि इनेमल क्या हो जाता है, घिस जाता है, टूट जाता है ना, कमजोर सा हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लावक बना देते हैं, है ना। दांतों पे मतलब एक कठोर सी परत बन जाएगी, ठीक है ना। और प्लावक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। जिससे लार उसको मतलब उदासीन करना चाहती हैं अम्ल को, लेकिन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में क्या बन गई, एक प्लाक की परत बन गई है ना, दांतों के ऊपर क्या बन गई, एक परत बन गई है ना, जो एक खराबी करे, खराब होती है, जो मतलब उसमें दांत में कैविटी बना देती है, फिर है ना, गड्ढा सा बना देती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लॉक हट सकता है। इसीलिए हमारे क्या करना चाहिए, रोजाना ब्रश करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। और यदि आप दांतों को साफ नहीं करते हो तो आपके दांतों में क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी, यानी कि गड्ढा हो जाएगा। और गड्ढा हो जाएगा फिर उसमें संक्रमण हो जाएगा, यानी इन्फेक्शन हो जाएगा, और दांत में दर्द होने लग जाएगा, फिर आपको दांत को निकलवाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको रोज दांतों की सफाई करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।